हेलो स्टूडेंट, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये केवीएस 2022-23 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर बात करते हैं हम लोग एनसीएफ 2005 के बारे में। देखिए, इन्होंने जब एनसीएफ 2005 जब आया हुआ था तो उन्होंने जो पाठ्यचर्या जो दस्तावेज थे उसके निर्माण के लिए 5 सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा था। वो 5 सिद्धांत क्या थे, हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे। तो पहला सिद्धांत हमारा था ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो बच्चे को हमें उसके बाहरी वातावरण से जोड़ के पढ़ाना होता है, जिससे बच्चा काफ़ी आसानी से सीख सकता है। जैसे हम लोग पर्यावरण अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या करना होता है, हम लोग को चिड़ियाघर ले जाना होता है, शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना होता है, या फिर हम लोग कोई ऐसा चीज़ पढ़ाएं जो कि बच्चे के जो विद्यालय के जो हम लोग विद्यालय में जो उसको सूचना दिए हुए हैं वो उसके बाहर के स्कूल के लाइफ से जुड़ सके। दूसरा हमारा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला याद करने की और कुछ भी याद करने की जो हम लोग बात करते हैं तो वो एनसीएफ 2005 में कहा गया था कि हमें रटन प्रणाली पे हमें ध्यान नहीं देना है। जो भी बच्चे को पढ़ाना है वो ऐसा हो कि बच्चे उसको समझ के साथ सीखें। कभी भी हम लोग को रटवाना नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया होता है कि हम लोग शब्दावलियों को रटवाएंगे या फिर हम लोग फार्मूला को रटवाने की कोशिश करवाएंगे बच्चों से, सवाल को रटवाएंगे, तो इन सब पे हमें ध्यान नहीं देना है। इसलिए एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि जो हमारी पढ़ाई हो वो रटन प्रणाली से मुक्त हो और पढ़ाई ऐसी हो जो बच्चे के समझ का विकास कर सके। आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराया जाए। देखिए, हम जब भी पढ़ते हैं पेडागॉजी के सेक्शन को तो हम बात करते हैं अवसर मुहैया करवाने की। बच्चा को ऐसा माहौल दे जिससे उसका पूरा पूरा विकास हो सके। जैसे हम लोग कोई भी कार्य अगर करवाते हैं तो हम लोग को अधिक से अधिक ये ध्यान देना है कि बच्चे को क्या मिल सके, बच्चे को अधिक से अधिक अवसर मिल सके। जैसे अगर हमें कुछ भी सिखाना होता है बच्चों को तो हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे, तो वो एक तरह से बच्चों को अवसर देना ही हुआ। आगे देख लेते हैं हम लोग, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। देखिए, यहाँ परीक्षा को लचीला बनाने की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे बच्चे अगर हैं आपके क्लास में तो वो क्या करेंगे, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, वो लिखने में त्रुटियाँ करेंगे, वो चीज़ों को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें लचीलापन होना चाहिए। हम उनकी समझ के अनुसार उनका मूल्यांकन करें। हमारा जो परीक्षा प्रणाली हो वैसा होना चाहिए। और जो है कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। हम जो भी पढ़ा रहे हैं हम अधिक से अधिक ये प्रयास करें कि वह गतिविधियों से जुड़ा हुआ हो, बच्चे खुद करके सीखें और हम उनकी हेल्प करें सीखने में। अगला देख लेते हैं, एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय चिंतन समाहित हो। देखिए, हमें बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें उसके अंदर एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे वो क्या कर सके, अपने समाज के बारे में भी सोच सके, अपने देश के बारे में भी सोच सके। तो हमें क्या करना है, प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय चिंतन वाला हम लोग को क्या करना है, पढ़ाई देना है उसको। ऐसा हम लोग को उसको माहौल देना है जिससे क्या हो सके, वह अपने समाज के बारे में सोच सके, अपने समाज का भला करने के बारे में सोच सके, अपने देश के बारे में सोच सके। आगे देख लेते हैं हम लोग एनसीएफ 2005 के मुख्य अंग या फिर अध्याय। देखिए, एनसीएफ 2005 के मुख्य और जो अंग है, अध्याय है, उसको 5 भागों में बांटा गया है। जिसको पहला बोलते हैं हम लोग परिप्रेक्ष्य, दूसरा हम लोग बोलते हैं सीखना व ज्ञान, तीसरा हमारा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, चौथा है विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा हो, पांचवा हमारा है विद्यालय व कक्षा के वातावरण में जो व्यवस्थागत जो सुधार है वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा एक क्वेश्चन यही से बनता है कि एनसीएफ 2005 में कितने अंग हैं या फिर कितने अध्याय हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे 5 अंग इसके हैं। चलिए एक एक करके सब पे बात करते हैं। तो पहला हमारा है परिप्रेक्ष्य कैसा होना चाहिए। हमारा अध्याय पहला है परिप्रेक्ष्य। देखिए, परिप्रेक्ष्य कैसा होना चाहिए, जो हमें बच्चों को ज्ञान देना है वो बिना बोझ के देना है। पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। हम जानते हैं कि 1992 में एक यशपाल समिति का गठन किया गया था जिसमें बोला गया था कि बच्चे के जो बस्ते का बोझ है उसको कम करना है। 1992 में यशपाल समिति का जब गठन हुआ था तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट का नाम था शिक्षा बिना बोझ के, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन। उसमें क्या कहा गया था कि बिना बोझ के हमें शिक्षा को देना है। वहीं अगर हम लोग
NEP 2020 की बात करें तो उसमें भी बिना बोझ के शिक्षा को देने की बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। उसमें भी ये कहा गया है कि जो बच्चे का जो बस्ते का जो बोझ है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, टीचर ही चेक करेंगे कि बच्चों के बैग में कुछ अनावश्यक बुक से या फिर कोई और भी चीज़ें तो नहीं है जिससे उसका बोझ बढ़ रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हमारा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। देखिए NCM 2005 के अलावा NEP 2020 में भी ये कहा गया था कि हमें क्या करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो देश का जो भविष्य होता है ना उसके निर्माता होते हैं। तो अगर उनको गुणवत्तापूर्ण हम लोग शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा देश जो है वो गर्त में जा सकता है। तो और हमारी जो संकल्पना है कि जो भारत है उसको विश्वगुरु बनाना है, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग को सुनिश्चित करना है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आगे हम लोग देख लेते हैं, मूल्यों जैसे सामाजिक न्याय, क्षमता एवं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या का अभ्यास हो। देखिए हमें ऐसा पाठ्यचर्या देना है जिससे बच्चों के मूल्यों का विकास हो सके, बच्चों में जो अनैतिक चीज़ें हैं वो ना आ सके, बच्चे अपने देश के बारे में सोच सके और धर्मनिरपेक्षता पे वो बात कर सके। तो ऐसा हमारा पाठ्यचर्या होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, दूसरा हमारा अध्याय है सीखना तथा ज्ञान। इसमें पहला हमारा टॉपिक है समझ का पुनः अभिमुखीकरण। देखिए रीओरिएंटेशन ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चे समझ रहे हैं, जो बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो उसको ज्ञान के बारे में वो समझ रहे हैं, उसको क्या कर सके, रीओरिएंटेशन उसका कर सके। दूसरा पॉइंट हमारा है सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्नर्स डेवलपमेंट। देखिए सर्वांगीण जो दृष्टिकोण का विकास होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे को हम ऐसी शिक्षा दें जिससे उसका राजनैतिक जो वातावरण है, दृष्टिकोण है, आर्थिक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें जो है उसका विकास हो सके, सामाजिक दृष्टिकोण इत्यादि का विकास हो सके। तो हम लोगों को ऐसा ज्ञान देना है जो उसके सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास कर सके। तीसरा हमारा है समावेशी वातावरण तैयार करना। देखिए हम लोग जब भी सीखना और सिखाने की बात करते हैं तो उसमें हम लोग समावेशी वातावरण की बात करते हैं। समावेशी वातावरण ऐसा वातावरण होता है जिसमें कई प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, उनके जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग होती है, उनके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई बच्चा उसमें सामान्य बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, या फिर कोई दिव्यांग बच्चा होता है। तो हमें वातावरण ऐसा तैयार करना है जो कि समावेशी टाइप का हो, जिसमें सारे बच्चों का समावेश हो। अगला हमारा है ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए जब भी हम लोग ज्ञान की बात करते हैं तो विद्यार्थियों को सहभागिता पे ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं, सहभागिता करके अधिक से अधिक सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम ही लोग हैं, हम लोग अपने अपने रूम में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इसका कोई वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसमें पता चल पाता है, सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर देते हैं, और हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें आंसर देता है। तो एक ही क्वेश्चन के कई प्रकार से आंसर आते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है हम लोगों को। इसलिए कहा गया है कि जब भी ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो विद्यार्थियों की सहभागिता ऐसा हो कि सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें, जिससे उनको क्या होगा, उनका जो रचनात्मकता है उसको बढ़ावा मिलेगा, वो एक ही चीज़ को कई दृष्टिकोण से सोच सकेंगे। अगला हमारा है प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण। जो देखिए एक्सपेरिमेंटल मोड में जो होता है शिक्षण वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि NaCl प्लस NaOH को मिला दिया तो कुछ क्या बनेगा, ये सब क्या करते हैं हम लोगों ने रट के याद किया है। तो अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड करके हम लोग इसको लेबोरेटरी में मिला के देखें तो हम आसानी से सीख सकेंगे कि इसके बाद क्या बनेगा। तो बच्चे को क्या करना है, ऐसा हमें माहौल देना है जिसमें वो क्या करे, सक्रिय शिक्षण हम लोग करवाना है। जो भी हम लोग को शिक्षण करवाना है वो क्या हो, एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो। आगे देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में निर्माणवाद पर बल दिया जाए। देखिए हम लोग जब भी बच्चों को सिखाते हैं तो ऐसा हम लोग को सिखाना है कि उससे कुछ निर्माण हो, बच्चे क्या कर सके, बच्चे सीखने के बाद उससे जो भी हम लोगों ने उनको सिखाया है उसके माध्यम से वो किसी न किसी चीज़ का निर्माण कर सके। तो इस पर भी हमें जोर देना है। अगला हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 3, इसको बोलते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र। देखिए पाठ्यचर्या के क्षेत्र के बारे में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है भाषा। जो हमारी भाषा वो कैसा होना चाहिए,
तो वो क्या होना चाहिए, त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाना चाहिए स्कूल्स में। अब देखिए त्रिभाषा फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हमारे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे मातृभाषा में या फिर बोलेंगे कि क्षेत्रीय भाषा में या तो इंग्लिश में। तो हम जानते हैं कि त्रिभाषा फार्मूला की हम लोग बात करते हैं। त्रिभाषा फार्मूला में क्या होती है, एक तो मदर टंग हमारी होती है जो मातृभाषा है वो, दूसरी हमारी क्षेत्रीय भाषा है। जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा में जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तो ये सब क्या है, एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो एक उसको हम लोग को इम्पोर्टेंट देना है। तीसरा हमारा हो गया अंग्रेजी। तो तीनों भाषाओं में हमें क्या करना है, ज्ञान बच्चों को देना है, लेकिन उसमें सबसे जो प्राथमिकता रहेगी वो होगी मदर टंग पे। सबसे पहले हमें उन्हें मातृभाषा में देना है शिक्षा, उसके बाद हमें उन्हें क्षेत्रीय भाषा में हमें शिक्षा देना है। जब बच्चे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा से अगर ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो हमें फिर इंग्लिश का यूज करना चाहिए। आगे है अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि त्रिभाषा फार्मूला में यही होता है कि पहला भाषा हमारा मदर टंग होता है, दूसरा भाषा हमारा क्षेत्रीय भाषा होता है, और तीसरी जो भाषा होती है वो अंग्रेजी होती है। तो अंग्रेजी को भी भारतीय भाषाओं के मध्य स्थान देने की बात करता है। तीसरा है बहुभाषा को संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम्स में, ये क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चा क्या है, बहुभाषी है या फिर वो अपनी मदर टंग में बात कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लास से उसको निकालना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी बहुभाषा वाली बात आती है तो हमें उसको संसाधन के रूप में यूज़ करना है। हमें क्या करना है कि हमें एक संसाधन समझना है, बच्चों को हमें उसी भाषा में समझाना चाहिए जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। चौथा हमारा है सभी भाषाई कौशलों पर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सभी भाषाई कौशलों पे हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग को ऐसा नहीं है कि किसी भाषा कौशल पे ज़्यादा ध्यान दे या फिर किसी पे कम ध्यान दे, हमें सभी भाषाई कौशलों पे विशिष्ट ध्यान देना है जिससे बच्चों का सर्वाधिक विकास हो सके। आगे बात करते हैं हम लोग गणित की। देखिए जो गणित होता है वो क्या है, एक तार्किक विषय है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो उसमें हमें क्या करना है, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता को विकसित करना है बच्चों के अंदर। हमें एक ऐसा क्षमता विकसित करना है जिससे बच्चे क्या कर सकें, तार्किक ढंग से सोचें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं सपोज ये एक्स है, सपोज ये वाई है, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ होता नहीं है, ये हमारा क्या है, तर्क पे आधारित हमारा बनता है जो भी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो जो गणित की भाषा होती है वो लॉजिकल होती है, इसीलिए हमें बच्चों को लॉजिकल ढंग से सोचने की उनमें क्षमता का विकास करना है। दूसरा हमारा है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य गणितीकरण अमूर्त का निर्माण करना। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कोई एक्स वाई मानते हैं, वो क्या है, इसकी वैल्यू हमें पहले पता नहीं होती है, हम इसको बाद में निकालते हैं, बाद में हम लोग फाइंड करते हैं एक्स वाई की वैल्यू। तो ये क्या है, अमूर्त है, जो कि हमें पता नहीं है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो वहीं कह रहा है गणित के शिक्षण का मुख्य लक्षण ये है कि अमूर्त का निर्माण करना। आगे हम लोग देख लेते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान के बारे में क्या कहता है, देखिए विज्ञान के बारे में ये कहता है एनसीईआरटी 2005 की जो विज्ञान की जो भाषा की जो प्रक्रिया है वो बच्चों के क्या हो, उम्र के साथ साथ उनके जो ज्ञान सीमा के अनुकूल होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा अगर क्लास 3 में है, हम लोग उसको विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको ढेर सारे रिसर्च के बारे में पढ़ा दें, ऐसे करके कुछ पढ़ा दें जिससे बच्चे को समझ में ही नहीं आए। बच्चे की उम्र को देखकर, उसके ज्ञान के सीमा को देख के हमें क्या करना है, विज्ञान का शिक्षण करवाना है। अगला हमारा है पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता देना है हमें। जैसे देखिए हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमारी पाठ्यचर्या है, जो बच्चों के सामने हम लोग पेश कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग क्या कर सके, जो पर्यावरण की जो चिंताएं हैं, जो मुद्दे हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन क्या हो गया, सॉइल पोल्यूशन क्या हो गया, या फिर अगर हम लोग बोलें कि अगर पृथ्वी पे अगर डीजल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे उनका क्या हो, तार्किक चिंतन का विकास भी हो और वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी बने रहें। तो हमें विज्ञान की पाठ्यचर्या को ऐसा रखना है। हमारा अगला पॉइंट है रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाला हो। देखिए जो हमारा पाठ्यचर्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो कैसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें रचनात्मक ढंग से सोच सकें। वो जो भी सोच रहे हैं उसमें लॉजिकल थिंकिंग हो। वो सोचिए कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे। उनसे आप क्वेश्चन करिए कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे उस समय। तो वो क्या होगा, उनके अंदर जो रचनात्मकता होगा उसका विकास होगा और उनको जिज्ञासा का भी विकास होगा। वो काफ़ी जिज्ञासु रहेंगे कि हाँ मैम, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो हम सचमुच में हम क्या करेंगे। तो विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उनकी जिज्ञासा को संपोषित करने वाला हो। आगे हम लोग देख लेते हैं
हमारा अध्याय 4 कहता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो कॉलेज में स्कूल में आपके आते हैं, जब वो आपके स्कूल में आते हैं तो क्या होता है, जितनी आकर्षण पूर्ण जो स्कूल की आपकी सामग्री है वो रहेगी, बच्चा उतना ही अधिक देर तक स्कूल में ठहरेगा। तो हमें क्या करना है, ढांचागत और भौतिक सामग्री की उपलब्धता। देखिए, ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें रंगीन पेंट वाले चित्र बने होने चाहिए, कार्टूनी चित्र बने होने चाहिए। बच्चा क्या करता है, उन सब चीज़ों को देख के आकर्षित होता है। और जितनी भी भौतिक सामग्रियाँ होती हैं, जैसे बच्चों के लिए बेंच हो गया, कुर्सी हो गई, इन सब की व्यवस्था हमें ज़रूर करना है विद्यालय में। आगे हम लोग देख लेते हैं दैनिक योजना को लचीला बनाना। देखिए, दैनिक योजना हो चाहे हमारा वो एग्ज़ाम हो, हमें लचीलापन दिखाना है, क्योंकि बच्चे क्या हैं, काफ़ी छोटे हैं। अगर लचीलापन नहीं रहेगा तो वो स्कूल में उनका ठहराव अधिक देर तक नहीं होगा। आगे हमारा है विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन करवाना है। हमें जो भी चीज़ें सिखाना है बच्चों को, वह गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है। मान लीजिए हमारे चैप्टर में कोई अगर दिया है, कोई पाठ दिया हुआ है जिसमें हम लोग गतिविधि करा सकते हैं, तो हम लोग को ज़रूर वहाँ पे गतिविधि कराना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल करना चाहिए। देखिए, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें समुदाय के लोगों को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा जिस समुदाय से आया है, अगर उस समुदाय के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो जो उसका डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकेगा। आगे हमारा है मल्टीमीडिया और सूचना एवं संचार साधनों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, जब भी बच्चों को हमें ज्ञान देना है, क्या करना है कि हमें मल्टीमीडिया और सूचना एवं संचार संसाधनों का उपयोग करना है। जैसे हम लोग NEP 2020 की बात करें तो वहाँ पे कहा गया है कि हम लोग वर्चुअल लेबोरेटरी की स्थापना करेंगे। वर्चुअल लेबोरेटरी वो लेबोरेटरी होती है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, वो खुद ही जैसे मल्टीमीडिया टाइप में होगा और बताएगा कि क्या करने से क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है अपने विद्यालय में। आगे हम लोग देख लेते हैं व्यवस्थागत सुधार कैसा होना चाहिए। हमारा अध्याय 5 जो है वो व्यवस्थागत सुधार के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे हमारा पहला है समान स्कूल व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि देश के अलग अलग क्षेत्रों की तुलना में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। देखिए, जो समान स्कूल व्यवस्था है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा भारत देश है उसमें अलग अलग क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र की एक अलग अलग विशेषता है। तो हमें एक ऐसा पाठ्यचर्या, ऐसा व्यवस्था हमें विकसित किया जाए जिससे क्या हो, उनकी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। अगला हमारा है विद्यालय में सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को जाना चाहिए। ये बात बहुत सही है। हमें क्या करना है, जो हमारा विद्यालय है उसमें हमें एक पुस्तकालय की भी व्यवस्था करना चाहिए और 1 घंटा पुस्तकालय के लिए बच्चों को देना जरूरी है। अगला हमारा है विद्यार्थी फेल नहीं होते हैं, वे केवल स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। देखिए, हम जब भी पेडागॉजिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब हमें एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि बच्चे क्या है, बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं एग्ज़ाम में, तो बच्चे का दोष है, या फिर हम लोग अभिभावक से कहेंगे। तो देखिए, जब भी बच्चा फेल होता है, बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है। बच्चे के फेल होने का मतलब है कि टीचर ने सही जो है शिक्षण विधि का यूज नहीं किया है। तो शिक्षक की गलती हो सकती है, प्रिंसिपल की गलती हो सकती है, स्कूल की गलती हो सकती है, लेकिन हम लोग कभी बच्चे की गलती नहीं देंगे। तो ये था हमारा अगला पॉइंट। आगे हम लोग देख लेते हैं होमवर्क के बारे में। देखिए, NCF 2005 होमवर्क के बारे में बात करता है। उसने कहा है कि प्राइमरी लेवल 1 से 2 के बीच में कोई होमवर्क नहीं रहेगा, या फिर हम लोग LKG UKG की जब बात करते हैं तो इनमें कोई भी होमवर्क की बात नहीं होती है। वहीं कक्षा 3 से लेकर 5 तक की अगर बात करें तो 2 घंटे प्रति सप्ताह, मतलब 1 सप्ताह में 2 घंटे ज़रूरी होता है बच्चों को होमवर्क देना। वहीं अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो 1 घंटा प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 1 घंटा। देखिए, यहाँ पे दोनों में अंतर है। कक्षा 3 से 5 में हमें क्या करना है, 2 घंटे प्रति सप्ताह, मतलब 7 दिन में हमें 2 घंटे देने हैं। वहीं अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो 1 घंटा प्रतिदिन, मतलब 24 घंटे में 1 घंटे हमें क्या देना है, हमें होमवर्क देना है। आगे देख लेते हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 2 घंटा प्रतिदिन। यहाँ पे 2 घंटा प्रतिदिन की बात कहा है, यहाँ प्रति सप्ताह है, यहाँ प्रतिदिन है। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को NCF 2005 के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये तो था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।